तो बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो अगर लीवर सही है तो ये अपने आप उसको बाहर निकालता जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर लीवर को जो है खराब करती है। तो हमें सबसे पहले इन्हीं को हटाना है, तभी हमारा लीवर ठीक होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग हर चीज़ को ठीक कर सकती है और लीवर सबसे पहले ठीक होता है। लीवर को क्या चाहिए ठीक होने के लिए? एक अच्छा अल्कलाइन एनवायरनमेंट, बस ये चाहिए लीवर को। ठीक वो अपने आप होता है, उसको हमें बाहर से ठीक ही नहीं करना पड़ता। क्या डाइट से ही हम लीवर को ठीक कर सकते हैं? डाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीवर को ठीक करने के लिए। कोई भी दवा तभी काम करेगी जब हम सही डाइट खा रहे हैं। कि मैं सीधा सीधा आपको एक डाइट बताती हूँ, 7 दिन आपने ये डाइट करनी है और लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। अब मैं आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक बताती हूँ जिसको कोई भी ले सकता है और जिसको लगातार लेते रहने से लीवर जो है वो डिटॉक्स ही रहेगा। अगर लीवर खराब भी है तो भी वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। कैंसर्स जितने भी होते हैं उनका जो मेन कारण है वो लीवर जो है उनका अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि लीवर ने डिटॉक्स करना था, लीवर ने बचाना था, लीवर ने बॉडी में जो जहर इकट्ठा हो रहा है उसको बाहर फेंकना था या उसको न्यूट्रलाइज करना था। अभी एक रिसर्च आई थी सामने जिसमें पता चला था कि जो प्लास्टिक वाली बोतल्स होती हैं उसके माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारी ब्लड में जाके हमारी ब्लड जो सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं, जमते हैं हमारी बॉडी में जगह जगह, ब्लॉकेजेस करते हैं। हार्ट अटैक का मेन कारण ये है, कैंसर्स का मेन कारण ये है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं हूं डॉक्टर अनु के पास। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू विभोर जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैम, लीवर की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। हर तीसरे चौथे इंसान को लीवर की बीमारी है और कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको लीवर की बीमारी है। तो आज हम लीवर की बीमारी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये भी देखने को मिलता है कि फैटी लीवर, पहले अल्कोहलिक फैटी लीवर ज़्यादा देखने को मिलता था, अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं पहला सवाल यही जानना चाहूँगा, लीवर का हमारे शरीर में क्या रोल है? लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है और ग्लैंड उसको बोलते हैं जहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं। तो लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है और एक बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। हालांकि सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन को माना गया है, लेकिन इसीलिए लीवर को सबसे बड़ा ग्लैंड बोला गया है। और ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, क्योंकि लीवर बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उनकी फंक्शनिंग को जो है ये मॉनिटर करता है। जैसे कि किडनीज़, जैसे कि पैंक्रियास, खास करके जो डायबिटीज़ है और शुगर का जो लेवल है हमारी बॉडी में, तो ये लीवर का काम है कि उसको सेंस करना, उसको देखना कि वो ब्लड में कितना ग्लूकोज है, ज़्यादा है या कम है। उस हिसाब से ये सिग्नल भेजता है पैंक्रियास को। तो ये भी इसका काम है। और डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी का। इसको मेन काम जो है वो डिटॉक्स करना है। तो बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो अगर लीवर सही है तो ये अपने आप उसको बाहर निकालता जाता है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी है वो भी लीवर से कनेक्टेड है। कैंसर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दोनों में लीवर का रोल है। अगर वीक लीवर है तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हमारा लीवर अच्छा है, क्योंकि लीवर हमारा गार्डियन है, हमारा गार्डियन एंजल है, लीवर हमारी पुलिस है, ये समझ लो। तो अगर लीवर अपना काम ठीक से कर रहा है तो कहीं पर भी वो कुछ गड़बड़ नहीं होने देता, हमारी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो डाइजेशन जो हमारा सबसे बेसिक काम है, फंक्शन है बॉडी का, वो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लीवर का है। बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं लीवर में, बाइल बनता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर बाद में उसको रिलीज़ किया जाता है गट में, ताकि हमारा जो खाना है वो पचे। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये लीवर के हैं। तो लीवर को हम एक तरह से एक ब्रेनी ऑर्गन या ब्रेन मान सकते हैं। जी मैम, लीवर की जो बीमारी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स, शुरुआती सिम्टम्स कैसे पता कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। हम खुद अगर थोड़ा सा अलर्ट होके चलें, अगर हम ध्यान दें, हमारी बॉडी के जो चेंजेस आते हैं उसको हम देखें, तो बड़ी अर्ली स्टेज में हम पकड़ सकते हैं कि हमें लीवर के सिम्टम्स आने शुरू हो गए। जैसे कि डाइजेशन, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर भूख कम लगना शुरू हो गई है, गैस बनी रहती है, डाइजेशन अच्छी नहीं है, हमें लगता है कि मेरा खाना अच्छे से पच नहीं रहा, एसिड बनना शुरू हो गया है, ब्रेन फॉग यानी बात करते करते हम भूल गए। कई बार ऐसे होता है ना कि बात करते करते लेकिन एकदम से ऐसा लगता है कि दिमाग में से बात ही निकल गई बिल्कुल। तो यहाँ पे भी वीक लीवर का रोल है। ये भी वीक लीवर का एक साइन सिम्टम हो सकता है। तो और पेट में अफारा रहना, ये कुछ अर्ली सिम्टम है। और फटीग, थकावट,
ये अर्ली सिम्टम्स हैं लीवर खराब होने के। तो मैम स्टेजेस वाइज हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे को लीवर की कौन से स्टेज की बीमारी है? लीवर जब डैमेज होना शुरू होता है तो उसके सेल्स में सबसे पहले फैट जमना शुरू होता है। किसी भी कारणों से जो लीवर के सेल्स अगर डैमेज होते हैं तो जो अर्ली सिम्टम आते हैं वो तो यही है। इसी को ग्रेड 1 लीवर की प्रॉब्लम माना जाएगा कि यही डाइजेशन के जो सिम्टम्स हमने अभी बोले कि गैस बन रहे हैं, भूख कम लग रही है, थकावट रह रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है, पेट में अफारा रह रहा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये फर्स्ट ग्रेड के सिम्टम्स हैं। सेकेंड ग्रेड में क्या होता है? सेकेंड ग्रेड में हमें आँखों में पीलापन हम नोटिस कर सकते हैं। तो रोज़ अपनी आँखों को ध्यान से देखिए कि क्या हमारी आँख का जो वाइट पार्ट है ये बिल्कुल क्लियर है, यूरिन में बिना वजह पीलापन तो नहीं आ रहा, स्किन पे बिना वजह के कोई रैशेस तो नहीं हो रहे, यानी कि खुजली या कुछ इरप्शंस, कुछ भी जो है अनयूजुअल पिंपल्स या कुछ इस तरह की चीज़ें निकलनी शुरू हो गई हैं, स्किन में कोई इन्फेक्शन कहीं पे हमें लग रहा है, तो ये भी एक लीवर का सिम्टम है। इसके अलावा जो फॉरगेटफुलनेस और बढ़ जाती है और बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लग जाती है। तो ये ग्रेड 2 के सिम्टम्स हैं। और इसमें डाइजेस्टिव जो सिम्टम्स हैं वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, यानी कि इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई, फैटी चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे हम, हमें लगेगा कि हैवी चीज़ें नहीं खा सकते, मैं नहीं खा सकता स्पाइसी फूड, मैं नहीं तला हुआ खा सकता, है ना। तो बॉडी में हैवीनेस रहेगी, गर्मी लगेगी, पित्त जैसे सिम्टम लगेंगे बॉडी में, और जॉन्डिस जैसे सिम्टम लगेंगे, पीलापन हथेलियों में, पैरों में पीलापन हमें महसूस हो सकता है। तो ये हम तब पकड़ सकते हैं जब हम अपनी बॉडी को हम क्लोजली रिलेटेड रहे, उसके साथ हम जुड़े रहते हैं, उनको हम मॉनिटर करते रहते हैं कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, ये पूछना है रोज अपनी बॉडी से। तो ये सिम्टम्स हैं जिससे हम ग्रेड 2 फैटी लिवर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही सिम्टम्स जब और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, यानी बिल्कुल हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि जॉन्डिस है, बिल्कुल पीलापन फेस पे भी झलक रहा है, स्किन में भी एक येलो टोन आ गया, और थर्ड स्टेज लीवर में पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो पेट कसा हुआ है, गैस से तो भरेगा तो उस गैस ठीक होगी तो वो ठीक लगने लग जाएगा, लेकिन अफारा डाइजेशन सिम्टम के बिना भी पेट जो है एकदम से फूला हुआ रह रहा है, तो इसका मतलब पेट में पानी भर रहा है। इसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। रोज़ हमें मापना है, जहाँ हमारी नेवल होती है वहाँ से हमने रोज़ इंची टेप से, जो टेप रहता है मेजरिंग टेप, उससे हमने रोज अपना पेट मापना है। अगर वो रोज बढ़ रहा है आधा आधा इंच, एक इंच, तो इसका मतलब पेट में पानी भर रहा है। या हमारा वेट रोज रोज बढ़ रहा है आधा किलो ऐसे करके, तो इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है। पैरों में सूजन, मतलब जो पैर है उसमें सूजन हो सकती है, स्किन की इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, हमें नील पड़ जाते हैं, मतलब ब्लूइश जो स्किन के नीचे जो है ना इंटरनल हेमरेज होते हैं, वो इसलिए भी होते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हेमरेज होने लग जाता है। ब्लीडिंग हो सकती है, कम हो सकती है ब्लीड, मतलब स्टूल में ब्लड आ गया या हमें वॉमिटिंग आई उसमें ब्लड आ गया। तो जो फर्स्ट स्टेज में हमें नोजिया फील हो रहा वो थर्ड स्टेज में आते आते वॉमिटिंग्स में कन्वर्ट हो जाता कि सुबह सुबह उठते ही वॉमिटिंग्स शुरू हो गई, खाली पेट भी वॉमिट आते जा रहे हैं। तो ये थर्ड स्टेज है। ज़्यादातर पेशेंट इस स्टेज में आके डॉक्टर के पास आते हैं। पहले 2 स्टेजेस में अपने आप ही हम लोग इग्नोर करते हैं अपने सिम्टम्स को, या फिर हम उसको किसी ना किसी तरह से मैनेज करते रहते हैं, और वो हो भी जाते हैं। बड़ा आसान भी है, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो वहीं उसको रोक भी सकते हैं। थर्ड स्टेज में प्रोग्रेशन रुक भी सकता है, लेकिन जब थर्ड स्टेज में पहुंच गए तो ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जब फाइनली लीवर इतना ज़्यादा डैमेज हो गया उसके सेल्स की वो श्रिंक ही कर गए, सिरोसिस में चले गए, पत्थर जैसे बन गए, उस स्थिति में जाके तो कॉमा है, एकदम से बिल्कुल बिहेवियरल चेंजेस, यानी बात भी करेंगे तो पता नहीं कि क्या बात कर रहे हैं, फाइनली कोमा में भी जा सकते हैं। एसाइटिस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती जा रही है। तो ये सिम्टम्स ग्रेड 4 जो सिरोसिस हो जाता है फाइनली, ये उसके सिम्टम्स हैं। फाइब्रोसिस भी होता है मैम, वो क्या है? फाइब्रोसिस उसको बोलते हैं कि जब हार्डनिंग शुरू हो जाती है हमारी लीवर के सेल्स की। पहले तो फैट इकट्ठा होना शुरू हुआ, उसको नहीं ठीक किया, तो फाइनली वो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे करके हार्ड होना शुरू हो जाता है। जैसे ये समझ लो कहीं ना कहीं, जैसे अगर मान लो कैल्शियम जमना शुरू हो गया तो पथरी बन जाती है ना। अगर लीवर के सेल्स हार्डन होने शुरू हो गए उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, सूखते जाते हैं,
और हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो लीवर फाइब्रोसिस है। तो इसमें से मैम कौन से ग्रेड तक हम ठीक कर सकते हैं, और क्या फाइब्रोसिस भी ठीक हो सकता है? फाइब्रोसिस बिल्कुल ठीक हो सकता है और बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसको 100% रिवर्स करना आसान है। लीवर अपने आप को खुद ही ठीक करता है, अपने को खुद ही ये ठीक करता है। आपने वो सुना होगा ना कि हम बच्चा है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, हम उसको हमेशा जिगर का टुकड़ा बोलते हैं। तो जिगर जो है ये लीवर है। जिगर जो शब्द है आयुर्वेद में लीवर के लिए लिखा हुआ है, और जिगर का टुकड़ा मतलब जो अपने आप को खुद ही ठीक कर ले, जिसको कोई खराबी ना कर सके, है ना, इतना सक्षम है वो, सेल्फ सफिशिएंट। तो इसलिए लीवर में वो ताकत है। ट्रांसप्लांट भी होता है तो 25% लिवर ट्रांसप्लांट होता है, बाकी वो ग्रो कर जाता है, खुद बन जाता है। तो हमें केवल उसको एक एनवायरनमेंट देना हो, जो कारण है इसके, जिसके कारण वो खराब हुआ, उनको हटाना है। मैम इसी पे मेरा एक सवाल आता है कि लीवर को डैमेज करने के लिए ऐसी हम कौन सी गलतियां करते हैं? सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, बिना सोचे समझे दवाइयाँ खाना। दर्द हुई, उठा के गोलियाँ खा ली। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जिनको NSAIDs बोलते हैं, पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इस तरह के और सॉल्ट्स होंगे। ये जो बहुत सारे सॉल्ट हैं जिनको बैन भी किया गया कि क्योंकि पता है कि इससे लीवर डैमेज हो रहा है। फिर कई तरह के ऐसे हम इंजेक्शंस लेते हैं दूसरी बीमारियों से बचने के लिए, कई बार वो भी हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स करते हैं उनका भी लीवर सबसे पहले ख़राब होता है। अल्कोहल है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ तो सभी लोग जानते ही हैं कि अल्कोहल से लीवर जो है वो ख़राब होता है। और इसके अलावा फूड भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारा, जो हम खाना खाते हैं, खास करके बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड फूड जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले होते हैं, जैसे MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। जितना भी हम ऐसा चाइनीज़ फूड खाते हैं खास करके, उसका एक पिकुलियर फ्लेवर रहता है, एक उसकी एक खुशबू रहती है जिसको लेते ही मन कर जाता है कि हाँ हमें ये खाना, तो उस लोग वहाँ खींचे चले आते हैं, वो इसीलिए डाला जाता है उस फूड में। लेकिन वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट हमारे लीवर को 100% डैमेज करता है, 100% डैमेज करता है, बच्चों में खास करके। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फैटी, एक ही तेल को बार बार गर्म किया गया उस तेल में तला हुआ खाना खा के बैठे रहना, हमारा लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज नहीं करना, है ना, और भूख नहीं है फिर भी खाते रहना, तो ये सारी चीज़ें मिलकर लीवर को जो है खराब करती हैं। तो हमें सबसे पहले इन्हीं को हटाना है, तभी हमारा लीवर ठीक होगा। मैम अब हम बात करेंगे दिनचर्या और डाइट पे। ऐसा कहा जाता है कि दिनचर्या और डाइट अगर दो ही चीज़ ठीक कर लोगे तो भी आप लगभग सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि लीवर में, लीवर क्यों, बॉडी का कोई सा भी पार्ट हो, उसका एक क्लॉक है, हमारे अंग का एक क्लॉक है। अगर उस क्लॉक के हिसाब से वो अपना काम ठीक से उसको हम करने दें, हम डिस्टर्ब ना करें उसकी रूटीन को, और हम ऐसी डाइट खाएं जिससे कि वो उसको वो सब न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जिससे वो रिपेयर कर सकता है, तो अपने आप हमारी बॉडी अपने आप को ठीक कर सकती है। रूटीन की अगर हम बात करें तो सुबह सूर्य उदय के साथ उठना, मतलब जल्दी हमें उठना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स अगर उस समय काम करना शुरू करते हैं तो वो अपने क्लॉक के हिसाब से काम करते हैं। हमारा डाइजेशन, हमारे एंजाइम्स, हमारे हार्मोन, सब कुछ सही रहेगा। उठते ही हमें जो कुछ ऐसी चीज़ पीनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी अल्कलाइन रहे, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, कोई गर्म पानी पीता है, कोई नींबू पानी पीता है, कोई नारियल पानी पीता है, कोई काढ़ा पीते हैं। और उसके एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, वॉक करें। वॉक करना सबसे बेस्ट है, लेकिन योग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कमरे में भी कर सकते हैं, तो योग करें, प्राणायाम करें। फिर भूख लगने पर खाना खाना है, बिना भूख लगने पे खाना नहीं खाना। और ये जो लेट नाइट ईटिंग का एक फैशन बना हुआ है, एक ट्रेंड बना हुआ है, वो बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। उसको बंद किए बिना लीवर या किसी भी ऑर्गन को हम बचा ही नहीं सकते हैं। तो उसको हल्का, जल्दी पचने वाला खाना 6 और 7 के बीच में हम अपना डिनर कर लें शाम को। इसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। और खाना खाने के बाद जो हम चल पड़ते हैं, कभी कुछ खाने कभी कुछ खाने, वो भी नहीं खाना। मतलब हमारे स्नैक्स बिफोर फूड और स्नैक्स आफ्टर फूड, ये जो हमने एक सिस्टम शुरू किया हुआ है, तो एक चेन है। हम लोग कोई लोग चेन स्मोकर होते हैं, हम चेन ईटर बनते जा रहे हैं। तो ये जो चेन ईटिंग चलती थी ना, पूरा दिन ही हम खाते ही रहते हैं, यहाँ तक कि
व्रत भी चल रहे हैं तब भी हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तब साइकोलॉजिकली और भी हो रहा है कि कुछ ना कुछ खाना चाहिए, एनर्जी नहीं है, खाना चाहिए, है ना। तो आप सुबह से मेरे साथ हो, आप जानते हो कि मेरे पूरे के पूरे सावन के व्रत चल रहे हैं, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। तो वो ये नहीं है कि अगर हम बॉडी में बहुत एनर्जी का स्टोर रहता है, लेकिन जब हम अननेसेसरी एनर्जी भेजते जाएंगे तो वही फैट बन के हमारे लीवर में जो इकट्ठा होना शुरू होती है और वहीं से हमारा लीवर फैटी होना शुरू होता है और हमारा लीवर डैमेज होना शुरू होता है। मैम दिनचर्या के अंदर आपने जैसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आपको सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, ऐसा आयुर्वेद में भी कहा जाता है और आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो आप इसके बारे में बता रहे थे। तो सूर्यास्त के बाद जो खाना खाते हैं, ऐसे आमतौर पर डॉक्टर्स बाकी भी बोलते हैं कि सूर्यास्त के बाद खाना खाने से आपको गंभीर बीमारियाँ होती है, ऐसा क्यों है? आपने कभी पंछियों को और जानवरों को देखा है? पंछी जैसे आपने वैसे तो देखे ही होंगे। हाँ जी, हाँ। तो पंछी, हम लोग सो भी रहे होते हैं, अगर कोई आवाज़ हमारे कमरे में नहीं है तो हम सुबह 3-4 बजे ही पंछियों के चहचहाने की आवाज़ सुनते हैं जी। है ना, और शाम को 6 बजे के बाद पंछी नज़र नहीं आएंगे। ऐसे ही जो जानवर हैं वो भी आप नहीं देखोगे कि उसके बाद खा रहे हैं, है ना। तो प्रकृति में हर एक चीज़ जो है सनलाइट के साथ ही शुरू होती है और सनलाइट के साथ ही ख़त्म होती है। ठीक है, जहाँ पे सनलाइट नहीं है वहाँ पे कुछ पैदा भी नहीं होगा, खाने वाली कोई चीज़ भी पैदा नहीं होगी। तो हमारी बॉडी का जो क्लॉक है वो भी सनलाइट के साथ है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो बनते हैं, जो हमारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिनको हमने खाना पचाने के लिए जो यूज़ करना है, जिन्होंने हमारा खाना पचाना है, वही नहीं जब है उस समय काम कर रहे तो खाना पचाएगा कौन? तो सूर्यास्त के बाद अगर हम खाएंगे तो हमारे पैंक्रियाज है, हमारा लीवर है, वो छुट्टी पे चले गए, उनका ऑफ टाइम हो गया। आप ड्यूटी के बाद काम नहीं कर रहे हो, मैं भी नहीं करूँगी ड्यूटी के बाद काम, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलेंगे उसके बाद, है ना। तो लीवर और पैंक्रियाज को भी नहीं मिलते हैं, वो भी छुट्टी पे चले जाते हैं, उनको भी सोना जरूरी है। और हमारी बॉडी उस समय रिपेयर मोड में चले जाती है। उस समय हर एक सेल डैमेज जो पूरी डे की एक्टिविटी से हमने डैमेज किया वो उसको रिपेयर करती है, उसकी मरम्मत शुरू होती है उस समय अगर पचाने में लगेंगे तो मरम्मत नहीं होगी। इसीलिए यही रीज़न है कि इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ती है कि हमारे सेल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं हमें कैंसर क्यों हुआ, फिर हम सोचते हैं मेरा क्यों लीवर डैमेज हुआ, मैं तो शराब नहीं पीता, मैं तो बहुत नीट क्लीन ईटिंग करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ। तो किस समय खा रहे हो ये भी तो सोचना पड़ना था कि बॉडी ने तो उस समय मरम्मत का काम करना है, रिपेयर का काम करना है, हमने उसको बोल दिया कि नहीं नहीं हम तो और खाएंगे, हमें पहले यही पचाओ, तो बॉडी वही पचाने में लगी रह जाती है, वो कंफ्यूज भी रहती है क्या करूँ मैं। तो रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता, ऊपर से हम सोते नहीं हैं सही समय पे, सोते नहीं है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, ब्रेन डिस्टर्ब, गट डिस्टर्ब, तो ये एक फिर विशेष सर्कल बन जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं। मैम इंटरमीडिएट फास्टिंग का भी बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या लीवर को ठीक कर सकती है? इंटरमीडिएट फास्टिंग हर चीज़ को ठीक कर सकती है और लीवर सबसे पहले ठीक होता है, क्योंकि लीवर को क्या चाहिए ठीक होने के लिए? एक अच्छा अल्कलाइन एनवायरनमेंट, बस ये चाहिए लीवर को। ठीक वो अपने आप होता है, उसको हमें बाहर से ठीक ही नहीं करना पड़ता। जैसे हड्डी नहीं जोड़नी पड़ती, अपने आप जुड़ती है, तो उसको क्या करना पड़ता है? सही जगह पे रखना पड़ता है। बस ये टूट गई तो हमें बस उसको यहाँ रखना है कि इसको हम यहाँ बांध दें तो ये अपने आप जुड़ेगी। ऐसे ही लीवर है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है, हमें 16 घंटे का ऐसा समय मिल जाता है जब हमारी बॉडी जो है एक्स्ट्रा स्टोर्स को इस्तेमाल करती है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारी बॉडी में वही फैट बन के जमता है ना। तो वो अगर हम वो नहीं देंगे बॉडी को टाइम, तो वही फैट बन के हमारे लीवर में भी जमता है। ठीक, वही स्टोन्स बन के गॉल ब्लैडर में जमता है। तो वही जो है ब्लॉकेज बन के हमारी नसों में जमता है, वही ब्लॉकेज बन के हमारे ब्रेन में जमता है। हम नोटिस नहीं करते, हमारी याददाश्त धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है। पता कब चलता है? जब स्ट्रोक आ गया, जब पैरालिसिस हो गया, जब एकदम खून की उल्टी आ गई, जब एकदम हार्ट अटैक आ गया, तब हमें लगता है अच्छा कुछ तो ठीक करने वाला है। लेकिन ये चीज़ों को हम ध्यान नहीं रखते पहले। तो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो लीवर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना मतलब हमें बॉडी को वो टाइम देना कि वो जो एक्स्ट्रा स्टोर्स हैं उसको इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी यूज़ करे और बॉडी के हर सेल को रिपेयर करे, है ना, ताकि लीवर भी अपने आप को डिटॉक्स भी कर सके अच्छी तरह से बॉडी। फिर लीवर फटाफट से बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे शरीर में है। लेकिन वो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो ईटिंग विंडो 8 घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ लोग 6 घंटे की भी करते हैं,
नहीं कर सकते 10 घंटे की कर लो, इससे ज़्यादा नहीं। जी मैम, अब हम डाइट के ऊपर बात करते हैं, तो क्या डाइट से ही हम लीवर को ठीक कर सकते हैं? डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लीवर को ठीक करने के लिए। कोई भी दवा तभी काम करेगी जब हम सही डाइट खा रहे हैं, लीवर हो या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तो क्या चीज़ हमें सही करने के लिए चाहिए। तो इस पे बहुत सारी लंबी चौड़ी बात ना करके मैं सीधा सीधा आपको एक डाइट बताती हूँ। 7 दिन आपने ये डाइट करनी है और लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। तो ये हर 3 महीने के बाद हम रिपीट करते रहेंगे। तो वो 7 दिन किस डाइट पे रहना है? 7 दिन और कुछ नहीं खाना, कोई नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना, कोई तला नहीं खाना, कोई खट्टा नहीं खाना, कोई स्पाइसी फूड नहीं खाना, कोई जंक फूड नहीं खाना, कोई फास्ट फूड नहीं खाना, कोई अल्कोहल नहीं पीना, कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीने, कोई शुगर्स नहीं लेने, नमक कम से कम लेना है। ठीक है, खाना क्या है? मूंग दाल और चावल की खिचड़ी पे रहना है आपको 7 दिन। 7 दिन केवल यही खाना है। और साथ में आपने इस्तेमाल करनी है 1 चम्मच हल्दी, रोज़ उसको पानी में घोल के कम से कम एक समय आपने पीना है। उबाल के पीजिए। 1 चम्मच हल्दी को हमने उबालना है ताकि वो जैसे जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ना, तो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। वो टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे तो उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है, तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करना भी ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें ये जो हमारी किचन फार्मेसी है उस पर जो स्पाइसेस है उनका हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, और 2 तरह के पानी ज़रूर पीने हैं। एक कोकोनट पानी, नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट रिच होता है, ठीक, एल्कलाइन होता है, हमारी बॉडी को एल्कलाइन भी बनाएगा और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको भी बैलेंस रखेगा। तो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी, हमारी हार्ट की एक्टिविटी, हमारी ब्लड की पीएच, इन सब को सही रखने में कोकोनट वाटर हेल्प करेगा। और दूसरा जो पानी हमने लेना है वो जौ का पानी, बार्ले वाटर। ठीक, तो जौ का पानी भी डिटॉक्स भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, एल्कलाइन भी बनाएगा, कैंसर्स को भी ख़त्म करेगा, कोई भी ग्रोथ है तो उसको भी ख़त्म करेगा। लीवर के लिए भी ये बहुत फ्रेंडली है। जौ का पानी कैसे बनाना है? जौ जो रहते हैं उनको अंकुरित करके, जो उनके पत्ते जैसे हम वीट के होते हैं इसी तरह से उसके निकलते हैं, तो उसको हम जौ को उसका जूस निकाल के पीजिए, या फिर जौ को पानी में हम भिगो के उसका पानी भी पी सकते हैं, वो भी इक्वली गुड है। दोनों तरह का, हम बार्ले वाटर या हम कोकोनट वाटर, तो ये दोनों तरह के पानी हमने रोज़ लेने हैं 7 दिन। तो मूंग दाल की खिचड़ी हो गई और ये पानी हो गए हमारे साथ में। और क्या होगा? 1 चम्मच हल्दी। इसके अलावा हमने सब्जियों का जूस लेना है और सब्जियां खानी है, उबली हुई सब्जियां खानी है। उसमें भी खास करके करेला, लौकी और पालक, ये 3 सब्जियां ज़रूर हमने खानी है। आजकल बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में हम पत्ते वाली सब्जियां नहीं खाते, इसीलिए मैंने किसी की भी और पत्ते वाली सब्जी का नाम नहीं लिया। तो लेकिन लौकी, करेला, घिया, इन सब्जियों को ज़्यादा खाना है हमें, उबली हुई, बिना तड़के के। तो 7 दिन अगर हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लीवर है वो डिटॉक्स हो जाएगा। मैम, क्या प्रोटीन भी ज़रूरत होता है लीवर को ठीक करने के लिए? प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन ज़्यादा प्रोटीन जो लेते हैं वो हमारे लीवर को डैमेज भी करता है। प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए? क्योंकि आजकल जो डब्बे वाले प्रोटीन, लोग ज़्यादातर वही जानते हैं कि डब्बे वाले प्रोटीन है, वो ले लेते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके शरीर को नुकसान भी कर जाते हैं। तो प्रोटीन का सोर्स क्या होना चाहिए? देखो, 2 तरह के प्रोटीन रहते हैं, एक वे प्रोटीन होता है, एक केसीन होता है। जो केसीन होता है ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में रहता है, तो वो अच्छा प्रोटीन है हमारे लिए। जो वे प्रोटीन है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो वो डैमेज करता है हमारी बॉडी को। तो जितने सप्लीमेंट्स बाज़ार में अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर वे प्रोटीन होते हैं, तो इसीलिए ही वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में या प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसको ठीक करने में, खास करके किडनी पेशेंट्स को मैंने देखा है, उनको बड़ा स्ट्रेस होता है कि हमें प्रोटीन चाहिए, है ना। लेकिन ये प्रोटीन जो है ये लीवर को डैमेज करता है, लीवर की फंक्शनिंग में अफेक्ट करता है। लीवर अगर कमज़ोर है तो और भी ज़्यादा हमें मुश्किल है प्रोटीन को पचाना। तो एक वीक लीवर हमारा वीक डाइजेशन का सिम्टम है, और वीक लीवर वाले लोग प्रोटीन को अच्छे से पचा भी नहीं सकते। तो प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज होने चाहिए। स्प्राउट्स खा सकते हैं हम, मटर खा सकते हैं हम, अंकुरित दालें कोई भी हम खा सकते हैं, चने हैं, ये सब अच्छे हैं। बॉईल करके हम इसको लें चनों को, चाहे हम सोक करके ऐसे खाएं, उसको स्प्राउट करके खाएं। जितना स्प्राउट करेंगे उतनी ही उसकी जो मात्रा है प्रोटीन की वो बढ़ती जाती है। लेकिन हल्का सा स्टीम करके खाएं तो वो प्रोटीन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। तो कच्चा
अगर हम खाते हैं तो हम उसको अच्छे से उतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में वो सिस्टम नहीं है कच्ची दालें या कच्चा वो पचा सके। हम फ्रूट्स सब्जियां पचा सकते हैं कच्ची, लेकिन दालें और ये सब नहीं। तो इसलिए ये प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं और ये लीवर को भी ख़राब नहीं करते। मैम इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सुबह ऐसा कहा जाता है कि अगर हम घी खाएंगे, घी डायरेक्ट लीवर के ऊपर इफेक्ट करता है और ठीक करता है, क्या ये सही है? जो घी रहता है, जो देसी गाय के दूध से बना हुआ देसी घी रहता है, हम केवल उसी की बात कर रहे हैं। ये देसी गाय साहिवाल हो सकती है, ये देसी गाय गीर हो सकती है, ये देसी गाय थारपारकर हो सकती है, ये देसी गाय पहाड़ी गाय हो सकती है, ये देसी गाय जो साउथ में छोटी गाय होती है वो हो सकती है। तो जो भी हमारी लोकल ट्रेडिशनल गाय है उनका दूध से बना हुआ जो घी है, और गीर गाय का घी सबसे बेस्ट है। तो ये जो घी है ये अपने आप में एक वरदान है, क्योंकि ये पित्त शामक है, और जो लीवर है इसको पित्त की समस्या बोला जाता है। तो जब भी लीवर खराब होता है तो गर्मी वाली प्रॉब्लम्स लगती है, स्किन में, ब्लड खराब हो जाता है, हमारी स्किन खराब हो जाती है ना। तो घी खाने से वो पित्त शांत होती है। और दूसरा, घी खाने से और क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, घी हमारे अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है, उसको, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको माना जाता है, उसको ये इमल्सिफाई करता है, उसको ये जो है कम करता है। तो हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, हमारे जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसी से हमारी मॉइस्चर, हमारी लुब्रिकेशन होती है बॉडी की। तो 1 से 2 चम्मच पिघला हुआ घी ज़रूर खाना चाहिए हर किसी को, चाहे हार्ट पेशेंट है तब भी। मैम लीवर को ठीक करने के लिए ऐसा कहा जाता है जो बकरी का दूध होता है वो भी फायदेमंद होता है, क्या ये सही है? बकरी का दूध जो होता है ये बड़ा ठंडा होता है और हल्का भी होता है, और लीवर के लिए ये बहुत अच्छा है, किडनीज के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पित्त शामक होता है। जिनके प्लेटलेट कम हो जाते हैं उनको भी इसीलिए ये दिया जाता है, क्योंकि ये लीवर को ठीक करता है। तो इसलिए बकरी का दूध अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जो गर्म जितनी जगह है वहाँ आप देखिए वहीं बकरियाँ होती हैं, वहाँ के लोग बकरी का दूध पीते हैं, तो वो उनको जो जितनी भी हीटिंग प्रॉब्लम्स है बॉडी की वो सभी ठीक होती हैं। मैम क्या लीवर पेशेंट चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं? देखिए, जो कॉफ़ी होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, लेकिन तब तक जब तक उसमें दूध ना डाला जाए। तो जो ब्लैक कॉफ़ी है, डीकैफिनेटेड भी ले सकते हैं हम, वो जो कॉफ़ी है वो अच्छी है, लीवर के लिए भी अच्छी है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, फैट को कम करती है, इसलिए ये और भी अच्छी मानी जाती है लीवर के लिए। इसी तरह से ब्लैक टी अगर हम लें तो वो अच्छी है, ग्रीन टी ले वो अच्छी है, लेकिन जब हम मिल्क टी लेते हैं तो वो फैटी लीवर के लिए या फैट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर लेना चाहते हैं तो ब्लैक टी लीजिए, उसी में 1 चम्मच घी डाल के ले लीजिए। अगर सुबह सुबह भी आपको चाय कॉफ़ी लेने की आदत है तो ब्लैक कॉफ़ी बनाइए और उसमें 1 चम्मच घी डालिए। तो इस तरह से वो ड्राइनेस भी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट भी नहीं होगा। अगर बीपी ज़्यादा है तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं तो उससे और ज़्यादा वो स्टिमुलेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट होती है। तो लेकिन घी डालने से उसकी वो स्टिमुलेशन, उसकी हीटिंग नेचर भी कम हो जाती है और ड्राइनेस भी कम हो जाती है। मैम ऐसा कहा जाता है, या मैंने सुना था ये बात, कि अगर हम कोकोनट ऑयल को अगर हम लेते हैं, 1 चम्मच जैसे कोकोनट ऑयल लेते हैं, तो वो लीवर को ठीक करता है, क्या ये सही है? विभोर जी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी नेचर ठंडी है वो लीवर को ठीक करने में हेल्प करेगा। तो हम लोग ठंडक लेने के लिए नारियल का तेल सिर पे भी लगाते हैं, है ना। साउथ में अगर आप देखिए तो वो इक्वेटर के पास होने की वजह से वहाँ गर्मी रहती है, वहीं कोकोनट पैदा होते हैं, वहीं कोकोनट ऑयल है, वहीं कोकोनट वाटर है ना। तो वो कोकोनट जो ऑयल है वो ठंडा होता है। तो वो डेफिनेटली घी, नहीं घी लेना है तो कोकोनट ऑयल, ये दोनों लिए जा सकते हैं। जो लोग साउथ में रहते हैं खास करके वो लोग 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लें, जो लोग नॉर्थ में रहते हैं वो घी लें। तो हमें रीजन को भी ध्यान में रखना है कि हम कहाँ रहते हैं और हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम अब हम बात करते हैं लीवर डिटॉक्स की। तो मैम लीवर डिटॉक्स करने के लिए कौन कौन से जूस फ़ायदेमंद होते हैं? अब मैं आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक बताती हूँ जिसको कोई भी ले सकता है, और जिसको लगातार लेते रहने से लीवर जो है वो डिटॉक्स ही रहेगा। अगर लीवर ख़राब भी है तो भी वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। 15 ml भूमि आंवला, भूमि आंवला होता है जो भूमि धरती के पास पास होता है, जिसमें छोटे छोटे फल लगते हैं ना, वो भूमि आंवला के पत्तों का जूस 15 ml लेना है। उसमें 10 ml आंवले का जूस डालना है। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल हाई विटामिन सी रिच ये जूस बनने वाला है। और उसमें हमने डालना है एलोवेरा, 10 ml एलोवेरा का जूस डाल लीजिए, और 1 छोटा चम्मच यानी 1 टीस्पून
हल्दी का डाल के, ये जो ड्रिंक है ये एक लीवर की प्रोटेक्टिव और लीवर को डिटॉक्स करने वाली ड्रिंक है। तो इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में भी कर सकता है। डोसेज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम चाहे तो हम इसमें 100 से 150 ml पानी भी मिला सकते हैं, तो वो पूरा गिलास भर के वो बन जाएगा 250 ml के आसपास। तो वो हम रोज़ ले सकते हैं, खाली पेट लीजिए। सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम वही है लीवर को डिटॉक्स करने का। मैम आप विटामिन सी रिच की बात कर रहे थे, तो नींबू पानी सुबह अगर खाली पेट ले लें वो लीवर को ठीक करेगा? जी बिल्कुल करता है। विटामिन सी का काम क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है ये हमारी बॉडी में। तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं ये उनको पकड़ता है, एल्कलाइज करता है हमारी बॉडी को। टॉक्सिन्स कम होंगे, ऑब्वियसली एसिडिक कम होगा और एल्कलिनिटी बढ़ेगी। तो किसी भी तरह का एसिड है बॉडी में तो उसको ठीक करने में नींबू जो है वो अच्छा रोल प्ले करता है। तो गुनगुने पानी में नींबू डाल के ले सकते हैं। मैम ये तो हमने दिनचर्या और डाइट की बात कर ली, अब मैं ये जानना चाहूँगा, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन सीधा लीवर के साथ होता है, तो क्या लीवर और स्किन का कोई कनेक्शन होता है? आयुर्वेद के हिसाब से जो पित्त है, गर्मी है, जो हमारी बॉडी को चलाने के लिए ज़रूरी भी है, उसका हेड ऑफिस माना गया है लीवर और स्किन एंड ब्लड और आंखें। ये छोटे छोटे ऑफिस हैं और हेड ऑफिस है लीवर। ठीक है, तो ये मेन सीट्स माने गए। कब कहीं पर भी अगर गर्मी बढ़ती है बॉडी में या लीवर खराब होना शुरू होता है तो अर्ली साइंस ही आंखों पे नजर आएंगे, स्किन पे नजर आएंगे, ब्लड में नजर आएंगे। ठीक है, तो स्किन पे कोई ना कोई रैशेस होने शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, एक बात वो समझ लें कि जितने लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, सबसे पहला काम जो करना ज़रूरी है वो लीवर को ठीक करना ज़रूरी है। जब तक लीवर ठीक नहीं होता तब तक स्किन की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। खास करके जो इन्फ्लामेटरी, जलन हो रही है, हीट निकल रही है, रेडनेस हो रही है ना, इस तरह के जो है पस्ट्यूल्स बन रहे हैं, कुछ जो एक्निक जैसे चीज़ें निकल के आ रही हैं, इरप्शंस हो रहे हैं, हाँ, कोई भी तरह की स्किन की एलर्जी भी हो रही है, तो लीवर ही उसका कारण है और लीवर को ठीक करके ही हम उनको ठीक कर सकते हैं। हम लगाते रहते हैं ना ऊपर कई सारी तरह की चीज़ें, कोई क्रीम लगा ली, कोई ऑइंटमेंट लगा ली, कई तरह के हम लेप लगा लिए, लेकिन वो ठीक होने में नहीं आती, क्योंकि कारण तो यहाँ पे है। तो इसको पहले ठीक करना जरूरी है। यहाँ होता है लीवर हमारा, तो उसको पहले ठीक करना जरूरी है। लीवर ठीक होगा, वो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा, हमारी स्किन अच्छी होगी। मैम आपने बता दिया लीवर की अगर बीमारी है तो स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? लीवर खराब होने से हमारी किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब होने से हमें डायबिटीज़ हो सकती है, लीवर खराब होने से हमारी इम्यून सिस्टम क्रैश कर सकता है, और जितनी भी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हैं लीवर खराब। और सबसे बड़ी बात, कैंसर्स जितने भी होते हैं उनका जो मेन कारण है वो लीवर जो है उनका अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि लीवर ने डिटॉक्स करना था, लीवर ने बचाना था, लीवर ने बॉडी में जो जहर इकट्ठा हो रहा है उसको बाहर फेंकना था या उसको न्यूट्रलाइज करना था, है ना। तो जहर है तो या तो उसको किसी न किसी चीज़ से मार दो या उसको बाहर निकाल दो, तो ये दोनों काम लीवर ने करने थे। तो लीवर अगर ख़राब है तो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, स्किन की प्रॉब्लम्स होने की ज़्यादा है, हमारी जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सभी जो है होती हैं अगर लीवर ख़राब होता है। और किडनी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक लीवर ठीक नहीं होता, शुगर तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक लीवर ठीक नहीं होता। तो इन सब रीजंस के अलावा एक रीज़न और भी है, वो है इन्फेक्शंस। तो जैसे आपने सुना होगा कि हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ए हो गया, तो ये सभी वायरल इन्फेक्शंस हैं। और पानी से होने वाले जितने भी इन्फेक्शंस हैं, अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं, है ना, बिना बॉयल किया हुआ पानी पी रहे हैं, मैं आरओ पानी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, कोई भी फिल्टर्स हैं वो उनकी बात मैं यहाँ पर कर ही नहीं रही हूँ। तो पानी अगर आप चाहते हैं कि उसमें से कोई इन्फेक्शन नहीं हो तो उबाल के ठंडा करके पिएं। तो ये जितने भी इन्फेक्शंस हैं कोई भी हमारी बॉडी में जो होते हैं वो सीधा हमारे लीवर सेल्स को डैमेज करते हैं, तो ये भी एक कारण है लीवर खराब होने का। ऐसा कहा जाता है मिट्टी के बर्तन में अगर हम खाना भी पकाते हैं और मतलब खाते हैं उसमें तो बर्तनों की वजह से भी हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। बर्तनों की अगर बात करें तो हमारी जो पुरातन काल में पुरानी अगर हम देखें हमारे बुजुर्गों को, तो वो या तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, जो अफोर्ड कर सकता था वो चांदी के बर्तन में खाते थे, सोने के बर्तन में कोई खाना नहीं खाता था, या फिर मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, पीतल के बर्तन हुआ करते थे। ये 4 धातुएं थी जो मेन बर्तनों में इस्तेमाल होती थी।
तो ये सब इसलिए इस्तेमाल की जाती थी कि इनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स जो है वो हमें इनसे मिलते हैं। ठीक है, अब हम मिनरल वाटर पीते हैं क्योंकि हम इन बर्तनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो मेरे घर जाके देखोगे तो मेरे जो जहाँ पानी का जो मेरा मटका है उसमें एक चांदी का गिलास और एक जो छोटा सा मटका तांबे का मिलेगा उसमें, क्योंकि ये हमारे बॉडी को जरूरी मिनरल्स हैं। इन्होंने डिटॉक्स करना होता है, वे पानी को भी प्योर करते हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है। तो जो मिट्टी के बर्तन है वो मिट्टी तो ठंडक देने वाली होती है। आपने देखा मिट्टी कभी अपने आप गर्म नहीं होती, मिट्टी हमेशा ठंडक देने वाली होती है। तो मिट्टी हमारे लिए पित्त को शांत करने वाली है ना। मड लेप किए जाते हैं, कई तरह के किए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में पानी पीना, मिट्टी के बर्तन में पानी को रखना, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना, मिट्टी के बर्तन में खाना खाना, तो आयरन है, इस तरह के और सारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सभी इन्हीं बर्तनों से ही हमें मिल जाते हैं अगर हम उसमें खाना खाएं। लेकिन उसका सोर्स का हमें जरूर ध्यान रखना है कि वो मिट्टी कहाँ से लाके बर्तन बनाए गए हैं। मैम पानी से एक बात, अभी एक रिसर्च आई थी सामने जिसमें पता चला था कि जो प्लास्टिक वाली बोतल्स होती हैं उसके माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ये, खास करके जब हम अपने कार्स में पानी की बोतल छोड़ देते हैं तो जैसे ही प्लास्टिक हीट होता है तो वो उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, तो वो पानी के साथ वो केमिकल रिएक्शन शुरू होता है और उसमें से माइक्रो प्लास्टिक्स जो है ये घुलने लग जाते हैं पानी में। ना सिर्फ पानी बल्कि कुछ भी हम गर्म खाना अगर प्लास्टिक में रखते हैं तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स उसमें आते ही हैं। चाहे हम एक डिस्पोजेबल कप में चाय पी रहे हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक आएंगे। आपने देखा है पानी जिसको पेपर कप बोला जाता है, पेपर तो पानी में घुल जाता है लेकिन उसमें पानी डालोगे पेपर कप में वो तो नहीं घुला, तो फिर उसमें क्या है ऐसा जो वो घुला नहीं? उसके अंदर एक शीट है। ठीक है, तो उसमें चाय कभी नहीं डालना, उसमें कॉफी कभी नहीं डालना, उसमें गर्म दूध कभी नहीं डालना। ठीक, तो जब भी प्लास्टिक गर्मी के साथ मिलती है, जब हमने कंटेनर्स भी रखे हुए हैं ना हमारी किचन में, प्लास्टिक के कंटेनर्स में डाल के, टिफिन है बच्चों को हम खाना डाल के भेजते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाया सुंदर से पैक किया लेकिन डिब्बा प्लास्टिक का लगा दिया और उसमें भी जो कलर्स हैं वो भी आर्टिफिशियल हैं। तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारी ब्लड में जाके हमारी ब्लड जो सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं, जमते हैं हमारी बॉडी में जगह जगह, ब्लॉकेजेस करते हैं। हार्ट अटैक का मेन कारण ये है, कैंसर्स का मेन कारण ये है। मैम मेरा एक दोस्त है वो ना रेगुलर पीता है, उसके घर वालों ने उसको डरा रखा है कि भाई तेरे को लीवर की बीमारी हो गई, तेरा लीवर फैटी हो गया, अब तू बचेगा नहीं। तो जो मॉडरेट ड्रिंकर है जिनसे पिए बिना रहा नहीं जाता, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि ये आपका दोस्त भी सुनने वाला है, तो वैसे तो सारी गेम ही डर की है। इंसान जब तक डरता नहीं किसी चीज से वो तब तक कोई बात मानता नहीं है, चाहे वो इलाज हो चाहे पढ़ाई हो कुछ भी हो, है ना। तो ये डर ही एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। लेकिन जो आपका दोस्त है या जो कोई भी ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि लीवर को खराब करने में अल्कोहल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और खास करके विसरल फैट यानी कि जो बेली फैट है वो हो जाता है जो लोग ड्रिंक करते हैं, और वही बेली फैट हमारा लीवर को खराब करने में सबसे प्राइम रोल प्ले करता है। और अगर लीवर थोड़ा बहुत डैमेज है तो अल्कोहल अगर हम पीते जा रहे हैं तो कैंसर होने की, लीवर के कैंसर होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे कि आपने पूछा तो वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए कि जो लोग हैबिचुअल ड्रिंकर हैं, जो लोग रह ही नहीं सकते ड्रिंक किए बिना, उनके लिए मेडिकल साइंस क्या कहती है मैं वो बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि बहुत मॉडरेशन में आप ड्रिंक लें, 60 ml से ज़्यादा नहीं लेना है एक दिन में। तो ये तो मेडिसिन की किताबें भी कहती हैं कि 60 ml तक अल्कोहल आप ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता है। फिर भी ऐसा भी नहीं है कि हथियार छोड़ के बैठ जाना कि अब तो हम कोई बचा ही नहीं सकता, मैम ने भी बोल दिया। तो जो एल्कलाइन फूड है, कच्चा फूड है, रॉ फूड है, वेजिटेबल के जूसेस हैं, ग्रीन जूस है, ये पीते रहिए लगातार ताकि बॉडी एल्कलाइन होती रहे। ठीक है, तो जैसे हमने अभी एक डिटॉक्स डाइट और उसका क्या, जो ड्रिंक कर रहे हैं उसके साथ भी जो हम लोग इतना सारा और कचरा खा रहे हैं वो उसका भी ध्यान रखना है ना। तो कई लोग
अगर आपने ड्रिंक किया है तो बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एल्केलाइन बनाने की, तो सुबह सुबह उठ के खीरा खाएं। सुबह का खीरा खीरा होता है, हीरा होता है, दोपहर का खीरा खीरा होता है, लेकिन जो शाम का खीरा है उसको बोलते हैं कि ये जीरा होता है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं। शाम को नहीं खाना खीरा, मतलब सुबह वाला हीरा होता है। सुबह खीरा खाएंगे तो हीरा है, दोपहर को खाएंगे तो वो खीरा है, लेकिन शाम को खाएंगे तो वो कोई फायदा नहीं है उसका, वो नुकसान करेगा उल्टा। तो सुबह सुबह खाएं और ऐसा धनिए का पानी पिएं, धनिए का जूस पिएं, ताकि बॉडी में से जो अल्कोहल का इफेक्ट है वो निकले, डायूरेटिक की तरह वो काम करता है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके सेल्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बॉडी में से पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से लीवर भी खराब होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी भी खराब होती है। सुबह उठेंगे मुंह सूखा पड़ा है, स्किन में कोई ग्लो ही नहीं है, वो देखेंगे अपने आप को। अगर कंपैरिजन करेंगे, आप नहीं करते हो, आपका दोस्त करता है, तो आप दोनों इकट्ठे खड़े होकर उसको आप बता सकते हो कि देख ले मेरी स्किन हाइड्रेटेड है और तुम्हारी डिहाइड्रेटेड है। तो पानी की मात्रा पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, सिपिंग करते रहना है, नारियल पानी पीना है, ठीक है। यही जो हमने अभी जौ का पानी बताया वो पीना है, बार्ले पानी ये पिए, ये अल्कलाइन है ना, ये बॉडी को अल्कलाइज करेंगी। तो अगर कोई गलती की है तो उसको सुधारने के लिए भी ये चीज़ें करते रहना है, पश्चाताप भी करना है और कोशिश करना है कि दूर रहे। अब ये नहीं है कि मेरी बात को, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि मेरी बात को लेके ये नहीं बोलना कि डॉक्टर अनु ने बोला था कि आप पी सकते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इसके सपोर्टर नहीं हूँ कि आप ड्रिंक करें। वो कहते हैं कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, वो फिर भी पी लेते हैं। तो पीना तो पानी भी पीना चाहिए भैया, हम तो पानी पीने का बहाना चाहिए, नारियल पानी पीने का बहाना चाहिए, जौ का पानी पीने का बहाना चाहिए, वेजिटेबल जूस पीने का बहाना चाहिए, फ्रूट जूस पीने का बहाना चाहिए। उसको पीने का क्यों नहीं बहाना मांगते हो आप? वो जबरदस्ती वो मुसीबत लगता है। तो वो पीने के जो बहाने हैं वो एक बहाना ही है, वो जो बहाना है वो बहाना ही है, उसको एक नेगेटिवली हम लेते हैं, उसको हम अच्छा नहीं लेते हैं, उसकी जो परसेप्शन है वो ही नेगेटिव ही है। बहाना कारण नहीं हो सकता, जरूरी कारण नहीं हो सकता, वो एक बहाना ही रहेगा। मैम जो पी रहे हैं उसके साथ वो क्या ले सकते हैं अगर पी ही रहे हैं 60 ml जो आप... मतलब आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि उसके साथ चखना क्या खा सकते हैं? खीरा खा लो, प्याज खा लो। आपने तो कहा मैम कोई फायदा नहीं होता, मतलब उनको साइड इफेक्ट ना हो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए साइड इफेक्ट तो उसका होगा ही, ठीक है, एक मॉडरेशन में लेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है। जैसे टी कॉफी भी है, मॉडरेशन में ली जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होती है। लेकिन उन्हीं चीजों को जब हम अति में लेते हैं तो आप कुछ भी कर लो, फिर वो उसको आप डैमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ऑनेस्टली, अगर अपनी बॉडी के साथ आप ऑनेस्ट हो, आपने पिया, आप दोस्तों के लिए ऑनेस्ट हैं, आप उनके साथ प्रेम करते हैं, उन्होंने बोला बिठा लिया, आपने पी लिया। लेकिन जो हमारा जीवन साथी है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं जिन्होंने हमें चलाना है, वो उनके प्रति भी तो हमें लॉयल्टी दिखानी चाहिए। तो ये जो एल्कलाइन फूड्स हैं, रॉ फूड है, तला हुआ मत खाओ, नॉन वेज मत खाओ, है ना, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड मत खाओ, जो बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड है वो मत खाओ, तो और ज़्यादा जो एक तरह से आग में घी डालने के बराबर है। एक तो हम पहले ही से अल्कोहलिक ले रहे हैं ड्रिंक, ऊपर से हम स्पाइसी फूड खा रहे हैं, ऊपर से हम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले रंगे हुए खाने खा रहे हैं, जिनमें रंग बिरंगे एडिटिव्स डाले हुए हैं, जिनमें कलर्स डाले हुए हैं। तो वो सारे तो बिल्कुल हमारे लीवर को डैमेज ऐसे करते हैं कि बचाया नहीं जा सकता किसी को भी। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को जो भी हमें सुन रहे हैं इस समय, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि ग्लोबल ट्रेंड्स या ग्लोबल फैशन के पीछे मत भागें। वो जो ग्लोबल फूड का जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, खास करके हम वेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, और जो वेस्ट है वो हमारी चीज़ों को अपना रहा है। तो हमें अपने ट्रेडिशनल फूड को चुनना है, हमें सीजनल ईटिंग करना है, जिस सीजन में जो खाना चाहिए वही खाना खाना है। और जो हमने डाइट बताई अभी आपको, उस डाइट को आप फॉलो कीजिए। हर 3 महीने बाद ये 7-7 दिन करते रहिए, तो बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, लीवर आपका हमेशा अच्छा रहेगा। लीवर अगर आपका सही रहा तो बाकी की सारी बॉडी को ये अपने आप सही रखता है। और जो ड्रिंक बताया हमने, एक एल्कलाइन ड्रिंक, एल्कलाइजर ड्रिंक जो हमने बताया, वो जो जूस बताया, वो आप लेते रहिए रेगुलर इंटरवल्स में। खास करके उस दिन तो जरूर लेना है जिसके एक दिन पहले आपने कुछ ना कुछ जो है जंक फूड खाया है या ऊटपटांग चीजें खाई हैं। डॉक्टर अनु, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।